डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और वह हमारा चैप्टर है चट्टान, डैट मीन्स रॉक्स। देखिए, चट्टान के बारे में इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। चट्टान का जो फॉर्मेशन होता है विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है और एक खनिज जो होते हैं हमारे जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं। अर्थात कहने का मतलब जैविक एवं अजैविक पदार्थ जिससे हमारे भूपृष्ठ की ऊपरी परत का निर्माण हुआ है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो हम पहली बात देख रहे हैं कि चट्टान का जो निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण खनिजों से होता है। याद रखना है आपको, खनिजों से होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। और ये जो चट्टान निर्माण करने वाले जो खनिज हैं, उस खनिज को 3 भागों में बांटा किया गया है। चट्टान निर्माण करने वाले खनिज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? यहाँ पर हम लिखते हैं चट्टान निर्माण करने वाले खनिज। और इस खनिज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा जो होगा ऑक्साइड खनिज। चट्टान निर्माण करने वाला जो पहला जो खनिज है आपका ऑक्साइड खनिज कहलाएगा। दूसरा जो आपका खनिज होगा सिलिकेट खनिज, सिलिकेट खनिज। और चट्टान निर्माण करने वाला तीसरा जो खनिज होगा आपका कार्बोनेट खनिज। तो देखिए, हम यहाँ पर चट्टान निर्माण करने वाले बहुत सारे खनिज हैं और उस खनिजों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऑक्साइड खनिज है, दूसरा सिलिकेट खनिज है, तीसरा कार्बोनेट खनिज। और ऐसा खनिज जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे ऑक्साइड खनिज कहेंगे। ऐसा खनिज जिसमें जो है सिलिकेट की मात्रा होगी उसे सिलिकेट खनिज कहेंगे। और ऐसा खनिज जिसमें कार्बोनेट की मात्रा रहेगी उसको हम कार्बोनेट खनिज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑक्साइड खनिज के जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑक्साइड खनिज है? तो पहला ऑक्साइड खनिज है हेमाटाइट। पहला ऑक्साइड खनिज क्या है हमारा? हेमाटाइट। दूसरा जो ऑक्साइड खनिज है आपका मैग्नेटाइट। तो आपको याद रखना है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों कैसा खनिज है? ऑक्साइड खनिज। आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार का खनिज है, तो हम कैसे कहेंगे? ऑक्साइड का। आपसे पूछा जा सकता है हेमाटाइट किस प्रकार का खनिज है, तो हम कहेंगे मैग्नेटाइट। सिलिकेट खनिज में जो अगर हम देखते हैं तो सिलिकेट खनिज में आपका पहला आता है अबरक, अबरक। दूसरा जो है आपका फेल्सपार। और इसमें अब कार्बोनेट खनिज में आइए। ये आपने देखा 2 एग्जाम्पल सिलिकेट खनिज में क्या हुआ, अबरक और फेल्सपार। और सिलिकेट खनिज में जो आपका एग्जाम्पल्स बन के आएगा, सिलिकेट खनिज का जो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर कैल्साइट, कैल्साइट। और दूसरा एग्जाम्पल है डोलोमाइट। ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्साइड खनिज, सिलिकेट खनिज और कार्बोनेट्स खनिज के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है फेल्सपार, फेल्सपार किस प्रकार का खनिज है? तो सिलिकेट खनिज है। आपसे पूछा जा सकता है अबरक किस प्रकार का खनिज है, तो आपका वह सिलिकेट खनिज है आपका। आपसे पूछा जा सकता है कैल्साइट किस प्रकार का खनिज है, तो वह कार्बोनेट खनिज में देखिए आपका। डोलोमाइट पूछा जा सकता है किस प्रकार का खनिज है, कार्बोनेट खनिज है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं आपको, तो आपको इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टान के प्रकारों की चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे चट्टान के प्रकार। हेडिंग क्या डालेगा आपका? यहाँ पर अगर आप हेडिंग डालना चाहेंगे तो लिखेंगे चट्टान का प्रकार। और चट्टान को किस आधार पर?
निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया का मतलब फॉर्मेशन के आधार पर, निर्माण के आधार पर। यह जो डिवीजन किया गया है किस आधार पर किया गया है? चट्टान के जो प्रकार हम देखने जा रहे हैं और इसका डिवीजन हम किसके आधार पर देखने जा रहे हैं? फॉर्मेशन के आधार पर देखने जा रहे हैं। और फॉर्मेशन के आधार पर चट्टान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लिख लीजिए आग्नेय चट्टान, फर्स्ट इज आग्नेय चट्टान। दूसरा जो है प्रकार आपका अवसादी, या इसी को बोलते हैं परतदार चट्टान। और तीसरा जो है आपका रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब सबकी इंग्लिश देख लीजिए। आपका आग्नेय चट्टान की इंग्लिश होती है इग्नीशियस रॉक। क्या होती है इंग्लिश? इग्नीशियस रॉक्स इसकी इंग्लिश होती है आपका। और आपका अवसादी चट्टान की इंग्लिश होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखिएगा इंग्लिश भी, सेडिमेंट्री रॉक्स। और रूपांतरित चट्टान की इंग्लिश होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए यहां पर हम चट्टान को डिवाइड किया किसके आधार पर? फॉर्मेशन के आधार पर। और फॉर्मेशन के आधार पर हम चट्टान को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। आग्नेय चट्टान दैट मीन्स इग्नीशियस रॉक्स, अवसादी या परतदार चट्टान दैट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स, रूपांतरित चट्टान दैट मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम इस चैप्टर में इस प्रत्येक टाइप्स को पढ़ेंगे। इग्नीशियस रॉक्स को की चर्चा करेंगे, अवसादी चट्टान की चर्चा करेंगे और रूपांतरित चट्टान की चर्चा करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करेंगे, आग्नेय चट्टान की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां पर हम हेडिंग डालते हैं आग्नेय चट्टान। पहला हमारा टाइप से आग्नेय चट्टान दैट मीन्स इग्नीशियस रॉक्स। देखिए यह आपका इग्नीशियस जो है आपका लैटिन भाषा, ध्यान से सुनिएगा, इग्नीशियस वर्ड जो है लैटिन भाषा इग्निस से बना है। किससे बना है? इग्निस से बना है। और इसका मीनिंग होता है आग। तो याद रखिएगा इग्नीशियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होता है? आग होता है, फायर होता है। तो इसमें यह आग की बात आ रही है, तो आग का बात आ रहा है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी की बात आएगी। ज्वालामुखी के दौरान जो लावा या मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी के दौरान जो लावा या मैग्मा निकलता है, उसी के जमने से जिस चट्टान का फॉर्मेशन होता है उस चट्टान को ही हम आग्नेय चट्टान या इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात कहने का मतलब ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकल गया, या फिर इसी को मैग्मा को हम क्या बोलते हैं? लावा भी कहते हैं। और इसी मैग्मा या लावा के जमने से, क्या होने से? जमने से जो चट्टान बनता है वही चट्टान हमारा आग्नेय चट्टान। क्लियर है आपका कंसेप्ट? यानी मैग्मा लावा के जमने से ही आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होता है आपको। अब यह जो है मैग्मा और लावा कहाँ पर जमती है, उसके पोजीशन के आधार पर आग्नेय चट्टान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए मैग्मा और लावा कहाँ पर जमती है, अर्थात जिस स्थान पर जमती है उसके आधार पर इस चट्टान को, आग्नेय चट्टान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए आपको इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आग्नेय चट्टान की प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मैग्मा के जमने के आधार पर यह डिवीजन किया गया है। पहला जो आपका कहलाता है पताली चट्टान। पहला जो डिवीजन है हमारा पताली चट्टान। दूसरा जो कहलाता है अधिपताली चट्टान। और तीसरा जो डिवीजन है आपका ज्वालामुखी चट्टान।
अब सबकी इंग्लिश देखते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया आग्नेय चट्टान को, पताली, अधिपताली और ज्वालामुखी। अगर आपको जो है पताली चट्टान की इंग्लिश होती है प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। इसकी इंग्लिश होती है हाइपाबाइसल रॉक्स, हाइपाबाइसल रॉक्स। और इसकी इंग्लिश होती है वोल्केनिक रॉक्स। देखिए, अभी हमने बताया कि आग्नेय चट्टान को में मैग्मा के जमने के आधार पर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पताली यानी प्लूटोनिक्स, अधिपताली, हाइपाबाइसल, ज्वालामुखी, वोल्केनिक रॉक्स। अब लावा जम रहा है, कहाँ जम रहा है उसके आधार पर डिवीजन है। तो आइए हम यहाँ पर यह अर्थ की कुछ पोजीशंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह आपका अर्थ का मान लिया कि पोजीशन है आपका, और अगर यह मैग्मा अंदर जम गया। अब यहाँ पर मैग्मा यहाँ से निकलने की ऊपर कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो है मैग्मा है आपका, और यह यहाँ से ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है, और मैग्मा इंटरनल पार्ट में जम गया। तो मैग्मा इंटरनल पार्ट में जम गया तो यह कहलाया पताली चट्टान। यह क्या कहलाएगा? पताली। और मैग्मा इस तरह से निकल रहा है, और निकलने के क्रम में यह मिडिल पार्ट में यह मैग्मा जम गया, यह मिडिल पार्ट में मैग्मा जम गया। तो यहाँ पर जो चट्टान बनेगा अर्थ के नीचे, यही बनेगा अधिपताली चट्टान, अधिपताली चट्टान कहलाएगा। और यही मैग्मा जब बाहर निकल जाएगा अर्थ सरफेस के, और अर्थ सरफेस से बाहर निकलकर जमेगा, तो जो चट्टान बनेगा उसी चट्टान को हम ज्वालामुखी चट्टान कहेंगे। देखिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने कहा था कि मैग्मा जमने के स्थान पर आग्नेय चट्टान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैग्मा जब पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में ही जम जाता है, नहीं तो एकदम धरातलीय भाग में, तो वह पताली हो गया। अब मैग्मा थोड़ा सा निकल रहा है ऊपर, निकलने के क्रम में मिडिल पार्ट में जमा तो अधिपताली, और जब अपर पार्ट में आकर जमता है तो वही कहलाता है ज्वालामुखी चट्टान कहलाता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम इसकी चर्चा करते हैं। आपने देख लिया कहाँ कहाँ क्या बन रहा है आपका। तो चलिए हम एक एक करके हम तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखेंगे पताली चट्टान के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारा रफ कर दीजिए आप, और एक ही करके आसानी से समझिए। अब पहला जो है आपका पताली चट्टान में इंफॉर्मेशन क्या आएगा, हमने यहाँ पर हेडिंग लगाया पताली चट्टान। आप लिख सकते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या लिख सकते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स, इसकी इंग्लिश लिख लिया। तो देखिए, पहली बात तो इंफॉर्मेशन इसमें जो बन के आएगा, इसी पताली चट्टान को हम ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट, एक नया नाम दिया जा रहा है, ग्रेनाइट चट्टान। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारा आएगा, पताली चट्टान को ही ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है। पताली चट्टान को ही ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है। और इसका दूसरा इंफॉर्मेशन है, यह जो है आम्लीय, यह आम्लीय आग्नेय चट्टान है। कैसा आम्लीय चट्टान है? आम्लीय आग्नेय चट्टान है। और आम्लीय आग्नेय चट्टान ऐसे चट्टान को कहते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनिएगा, यह कैसा आग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट या पताली चट्टान। यह आम्लीय है, एसिडिक है, आपका इग्निशियस रॉक्स है आपका। और आम्लीय चट्टान उसे कहेंगे, आग्नेय चट्टान उसे कहेंगे जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है आपका 65 to 80% इसमें सिलिका की मात्रा होती है। और इसका जो है घनत्व जो होता है, डेंसिटी जिसकी बात करते हैं, 2.7 से लेकर 2.8 होता है। इसकी डेंसिटी 2.7 टू कितना होता है? 2.8 होती है इसकी डेंसिटी। और यह ग्रेनाइट चट्टान काफ़ी यह हार्ड होता है, और इसीलिए इस ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण घर के निर्माण में या फिर रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ग्रेनाइट चट्टान के जो रवे होते हैं, रवे यानी रवे की इंग्लिश होती है क्रिस्टल। रवा की इंग्लिश क्या होगा सर? क्रिस्टल।
इसके रवे जो होते हैं बड़े होते हैं, यानी इसके क्रिस्टल जो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इसका पहला इन्फॉर्मेशन होता है, पताली चट्टान को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं, या ग्रेनाइट चट्टान अम्लीय आग्नेय चट्टान है। इसमें सिलिका की मात्रा 65 to 80% होता है। इसकी डेंसिटी 2.7 to 2.8% होती है। इसके रवे बड़े बड़े होते हैं और यह काफ़ी हार्ड होता है, इसके अंदर वाटर इन नहीं कर पाता है, इसलिए इसका निर्माण जो है आपको सड़क निर्माण में भी किया जाता है। क्लियर है आपका। अब दूसरा जो आते हैं आपका, चर्चा करते हैं अधिपताली चट्टान की, हाइपाबाइसल रॉक्स की चर्चा करते हैं। दूसरा हम देखने जा रहे हैं अधिपताली चट्टान, जिसकी इंग्लिश होती है हाइपाबाइसल रॉक्स। हमने बताया था जब मैग्मा बाहर निकलता है और मिडिल पार्ट में ही जमेगा और उसके जमने से जो रॉक्स बनेगा उसी को हम अधिपताली या हाइपाबाइसल रॉक्स कहते हैं। और इस अधिपताली चट्टान को कहा जाता है डोलोराइट। एक दूसरा नाम क्या है, डोलोराइट। यह मिडिल पार्ट में जमने से बनता है, यानी अधिपताली चट्टान का एक दूसरा नाम है क्या आपका, डोलोराइट है आपका। क्या है आपका, डोलोराइट से आपका अधिपताली चट्टान का एक दूसरा नाम। और यह जो है किस प्रकार का आग्नेय है, तो यह आपका एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है। कैसा आग्नेय चट्टान है, क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और क्षारीय आग्नेय चट्टान ऐसे चट्टान को कहते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और इसमें सिलिका की मात्रा 40 से जो है 55% तक पाया जाता है इसमें सिलिका। क्लियर है। और इसलिए यह क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और इसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व की वार्ता करते हैं, तो इसकी घनत्व जो है पताली चट्टान से क्या होती है, ज़्यादा होता है। नहीं सॉरी, पताली चट्टान से इसकी घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपका घनत्व, पताली की सबसे कम, और अधिपताली की उससे ज़्यादा, और ज्वालामुखी की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखिएगा इसकी डेंसिटी जो होती है आपकी पताली चट्टान से अधिक होती है। और ये जो है अधिपताली चट्टान मिडिल में जमता है, और मिडिल में जमकर जो है विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ध्यान से सुनिएगा, अधिपताली चट्टान जो है आपका पृथ्वी से ऊपर के आने के क्रम में बीच में जमता है और जमने से बनता है, और बीच में जमकर जो है यह डिफरेंट स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। स्थलाकृतियों मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी स्ट्रक्चर में आपका एक स्ट्रक्चर देखेंगे बैकोलिथ, दूसरा स्ट्रक्चर होता है आपका लाइकोलिथ, तीसरा स्ट्रक्चर होगा आपका डाइक, और चौथा स्ट्रक्चर होता है स्टील। ये चार स्ट्रक्चर बनाते हैं कौन, अधिपताली चट्टान, यानी डोलोराइट चट्टान आपका मिडिल में जमकर चार प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, बैकोलिथ, लाइकोलिथ, डाइक एंड स्टील का। अब थोड़ा सा देखते हैं, एक फिगर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह मिडिल पार्ट से चला, दिख रहा है आपको, और यह यहाँ पर इस तरह से जमा और इस तरह से ये बाहर निकलने की कोशिश किया, और यहाँ पर जम गया तो यह बना बैकोलिथ। यहाँ पर जमा तो ये बनाया हमारा, क्या बनाया, बैकोलिथ बना। ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर इस तरह से जाकर इस तरह से एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना दिया। यह गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बनाया तो यह स्ट्रक्चर कहलाएगा लाइकोलिथ। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, लाइकोलिथ कहलाएगा। और यहाँ पर इस तरह सा एक रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह से, और इसको कहेंगे डाइक। और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर इस तरह से सीधा, और इसको कहेंगे स्टील। तो ये देखिए यही फिगर है, आपको ये दिमाग में फिगर को बैठा लीजिएगा, और यहाँ से उल्टे पुल्टे किसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो उसका हम जवाब दे देंगे। जब नीचे में जमा, ये देख रहे हैं इस तरह से जमा है आपका कौन, अधिपताली, और यह बैकोलिथ हुआ, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया तो लाइकोलिथ हुआ, ये स्ट्रक्चर का नाम है। और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया तो डाइक हो गया, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा तो स्टील का फॉर्मेशन कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये थे अधिपताली चट्टान के इन्फॉर्मेशन। अब अगला हम तीसरा इसका आग्नेय चट्टान का इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, ज्वालामुखी चट्टान के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी चट्टान तीसरा आपका है, आपका इसका डिवीजन वोल्केनिक रॉक्स।
अब देखिए ज्वालामुखी चट्टान जो होता है, ज्वालामुखी के दौरान जो लावा निकला और धरातल के ऊपर में आकर जमा, और उसके जमने से ही ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण होता है। और यह जो है यह भी है क्षारीय आग्नेय चट्टान। यह कैसा आग्नेय चट्टान है? क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और इसमें जो सिलिका की मात्रा जो होती है 40% से भी कम होती है, 40% से भी कम होती है। और इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी, सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है। इसकी घनत्व डेंसिटी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको, ज्वालामुखी चट्टान को ही कहा जाता है बैसाल्ट चट्टान। क्या कहा जाता है? बैसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा, बैसाल्ट, ज्वालामुखी चट्टान को ही किस नाम से जाना जाता है? एक दूसरा नाम है बैसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। और यही बैसाल्ट चट्टान जब टूटते हैं, इसका अपरदन होता है। किसका अपरदन होता है? इसी बैसाल्ट चट्टान को। तो एक मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो वह बैसाल्ट चट्टान के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस काली मिट्टी को रैगूर के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रैगूर के नाम से भी जानते हैं। और यह काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, देखिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भारत में काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद रखिएगा। तो देखिए, आपका ज्वालामुखी चट्टान के बारे में जो हमारे इन्फॉर्मेशन से निकल के आ रहे हैं, वह देखिए, पहला है कि ज्वालामुखी चट्टान जो है आपका, कि विस्फोट के दौरान जो लावा निकला वह ऊपर में आके जमा, उससे बना। दूसरी बात है कि यह क्षारीय आग्नेय चट्टान है, इसमें सिलिका की मात्रा 40% से भी कम होती है आपका, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। और आपका ज्वालामुखी चट्टान को ही बैसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। और इसी बैसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इसी काली मिट्टी को रैगूर के नाम से जाना जाता है। यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। और भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक जो पाया जाता है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं क्या? आग्नेय चट्टान को पढ़ रहे थे। आग्नेय चट्टान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपको। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को भी देखेंगे। अगर हम आग्नेय चट्टान लिखते हैं यहाँ पर फिर से, और इसकी विशेषता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विशेषता की बात करते हैं। लीजिए, तो यह आग्नेय चट्टान, पहली बात तो ये रवेदार एवं बेरवेदार दोनों रूपों में पाया जाता है। एवं बेरवेदार, ये दोनों रूपों में पाया जाता है। तीसरी बात, इसमें परत नहीं होता है, परत नहीं होता है। तीसरी बात देखेंगे, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। जीवाश्म, जीवों का अंश नहीं होता, जीवाश्म नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ये सब इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता? आग्नेय चट्टान की विशेषता। पहली विशेषता, ये रवेदार एवं बेरवेदार होते हैं। दूसरी विशेषता, इसमें परत नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और इस चौथी विशेषता, इसमें रंध्र, डैट मीन्स पोर, यानी छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए वाटर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और यह काफ़ी हार्ड होता है। तो ये थे आग्नेय चट्टान आपका। अब हम देखेंगे अवसादी एवं चट्टान का दूसरा डिवीजन हमने बताया था, अवसादी एवं परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड टाइप्स में आइए, अवसादी या परतदार चट्टान। लीजिए, इसकी इंग्लिश हमने बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए, सेडिमेंट्री रॉक्स की चर्चा जब हम करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो आग्नेय चट्टान है, इसी आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से, ये आग्नेय चट्टान है, इसी आग्नेय चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से, इसी आग्नेय चट्टान के, यहाँ पर लिख दीजिए अपर्दन, यानी कटना, छटना, या फिर निक्षेपण,
से ही आपका अवसादी चट्टान बनता है। दिमाग में बैठ गया। ये आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस तरह से लिख लीजिए। आग्नेय चट्टान लिखिए अपर्दन एवं निक्षेपन, अर्थात आग्नेय चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपन से ही अवसादी चट्टान का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चूंकि आग्नेय चट्टान से इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं, अर्थात दैट मीन्स प्राइमरी रॉक्स। और अवसादी चट्टान को सेकेंडरी रॉक्स कहते, द्वितीयक चट्टान, यानी सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं आप, आग्नेय चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपन से ही अवसादी चट्टान का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक दैट मीन्स प्राइमरी रॉक्स और अवसादी चट्टान को द्वितीयक दैट मीन्स सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए अपर्दन से हो रहा है इसका निर्माण, तो अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा डिफरेंट टाइप के जो है अवसादी चट्टान बनते हैं। तो देखिए इसके अवसादी चट्टान के अगर हम प्रकारों की चर्चा करेंगे, अब इसके हम प्रकार देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं सर, यहाँ पर लिखिए प्रकार, और इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे तो पहला जो है आपका प्रकार बन के आएगा अपर्दन के कारक से निर्मित। कारक से बना कौन सा, अवसादी चट्टान। दूसरा जो आपका इसका आएगा वह आएगा जैव अवसादों से निर्मित अवसादी चट्टान। और तीसरा जो आएगा रासायनिक पदार्थों से निर्मित अवसादी चट्टान। तो देखिए यहाँ पर जो है अवसादी अपरदन चट्टान की प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो प्रकार आ रहा है अपर्दन के कारक से बना अवसादी चट्टान, दूसरा प्रकार है जैव अवसादों से निर्मित अवसादी चट्टान, और तीसरा जो प्रकार आपका बन के आ रहा है वह है रासायनिक पदार्थों से बना, लिख सकते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान लीजिए, ये तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। इसमें अपर्दन के कारक में नदी के फैक्टर से बना, हिमनद के फैक्टर से बना, पवन के फैक्टर से बने, ये सब डिफरेंट टाइप के जो है आपका फैक्टर जो है 5-6 प्रकार का, उससे जो है अलग अलग प्रकार के जो है आपका अवसादी चट्टान। जैसे नदी से बना तो नदीकृत हो गया, हिमनद से बना हिमोड आपका चट्टान हो गया। इस तरह से नाम दिया गया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है वह यह है अवसादी चट्टान में कि आपका जो है ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें ध्यान से सुनिएगा बालू कण की प्रधानता हो। बालू कण की, ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें बालू कण की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, बालू कण की प्रधानता हो, उसको बलुआ पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बलुआ पत्थर कहते हैं, यानी इसकी इंग्लिश होगी सैंड स्टोन। क्या कहेंगे इसको हम, सैंड स्टोन के नाम से जानेंगे। ऐसा आपका अवसादी चट्टान जिसमें चिकनी मिट्टी की प्रधानता होगी। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, चिकनी मिट्टी की प्रधानता, मिट्टी की प्रधानता। ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है उसी को हम सेल कहते हैं, SHALE, सेल। उसको क्या कहा जाता है, ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। और ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें कंकर प्लस पत्थर, बालू प्लस मिट्टी सभी मिला हो सम्मिलित रूप से, कंकर पत्थर बालू मिट्टी सभी सम्मिलित रूप से मिला होता है, उसको कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ग्लोमेरेट, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पॉइंट काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें बालू की प्रधानता हो, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन कहलाएगा। ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें चिकनी मिट्टी की प्रधानता हो उसको सेल के नाम से जानते हैं।
और ऐसा अवसादी चट्टान जिसमें कंकर, पत्थर, बालू, मिट्टी समान रूप से मिले रहते हैं, सम्मिलित रूप से मिले रहते हैं, उसको कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से हम जानते हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा जो आपका हमारा टाइप्स बन के आता है जैव अवसादों से निर्मित अवसादी चट्टान में, अर्थात कहने का मतलब जंतु एवं वनस्पति के अवशेष से, यहाँ पर देखिए जंतु एवं वनस्पति के अवशेष से जो निर्मित अवसादी चट्टान होगा, ऐसे अवसादी चट्टान को ही जैव अवसादों से निर्मित अवसादी चट्टान कहेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल में आता है कोयला, कोयला आपसे पूछा जाएगा कोयला किस प्रकार का कारखाना, उसके बाद आपका जो है खरिया, दूसरा क्या आएगा खरिया। ये आपसे पूछा जाएगा कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो पहली तो अवसादी चट्टान में मारिएगा और दूसरा जैव अवसाद। खरिया किस प्रकार का चट्टान है, अवसादी चट्टान है और जैव अवसादों से। उसी तरह से रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से जो अवसादी चट्टान बनता है उसको रासायनिक अवसादों से निर्मित अवसादी चट्टान कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा एग्जाम्पल में सेंधा नमक। आपने काला वाला नमक देखा होगा, उसी को हम लोग सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है सेल खरी, सेल खरी यह भी आपका एक अवसादी चट्टान है आपका और रासायनिक अवसादों से बना है, निर्मित हुआ है। और दूसरा जो है सोरा, आपने सोरा का नाम नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, सोरा भी एक चट्टान है और वह किस प्रकार का चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और कैसे बना है, रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से बना है। तो ये थे अवसादी चट्टान। अगर इसकी अवसादी चट्टान की अर्थात परतदार चट्टान की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है कि इसमें परत पाया जाता है। पहली जो विशेषता इसमें देखेंगे, इसमें क्या पाया जाएगा सर, परत, इसीलिए इसका नाम परतदार पड़ा। इसमें क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तीसरी बात, इसमें आपको जीवाश्म पाया जाता है। देखिए पहली बात तो अवसादी चट्टान की पहली विशेषता इसमें परत पाया जाएगा, दूसरी विशेषता इसमें रंध्र यानी पोर पाए जाएंगे और इसकी तीसरी विशेषता है इसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो ये थे आपके अवसादी चट्टान। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो चट्टान है वह रूपांतरित चट्टान है, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम रूपांतरित चट्टान। चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए इस मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है क्या, देखिए इसका जो फॉर्मेशन जो होगा, किसका फॉर्मेशन, रूपांतरित चट्टान का, किससे होगा, इसका फॉर्मेशन जो होगा आग्नेय चट्टान, यहां पर लिखिए और नीचे लिखिए अवसादी चट्टान। होता क्या है, ताप एवं ये दोनों चट्टानों पर जो है पृथ्वी के ऊपरी परत का प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर, प्रेशर एवं इंटरनल टेम्परेचर के कारण ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रासायनिक संरचना एवं संगठन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और यही परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रूपांतरित चट्टान बनाता है। अर्थात रूपांतरित चट्टान का जो फॉर्मेशंस होगा आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से ही होता है, ये दोनों से ही हमारा रूपांतरित होता है। और यह इसका रूप बदल जाता है, आग्नेय चट्टान का रूप बदल जाएगा, अवसादी का रूप बदल जाएगा, तो नाम चेंज हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। तो यह रूपांतरण किसके कारण होता है, टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण यह रूपांतरण होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको देखेंगे आग्नेय चट्टान के कुछ एग्जाम्पल देंगे और वह रूपांतरित होकर कौन चट्टान बनाता है, अवसादी चट्टान का कुछ एग्जाम्पल देंगे और वह रूपांतरित होकर किस चट्टान का फॉर्मेशन करता है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर हम एक टेबल देने जा रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आए हैं और आएंगे भी। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम चट्टानों का कुछ वर्गीकरण किए हैं आपको इस तरह से कि किससे क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से कौन सा रूपांतरित चट्टान बनता है, यानी कि आग्नेय चट्टान पर अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट कर दिया जाए तो वह रूपांतरित होकर कौन सा चट्टान बनाएगा, इसकी चर्चा हम किया है हमने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर आपका ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, यह रूपांतरित होकर नीस बनाता है। उसी तरह से बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है जो रूपांतरित होकर
एम्फीबोलाइट बनाता है, उसी तरह से बेसाल्ट ही रूपांतरित होकर सिस्ट का निर्माण करता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण किस चट्टान में होता है, तो नीस में होता है। चाहे नीस चट्टान का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ग्रेनाइट से होता है। बेसाल्ट का रूपांतरित होकर क्या बना रहा है, सिस्ट भी बना रहा है, और बेसाल्ट ही रूपांतरित होकर क्या बना रहा है, एम्फीबोलाइट भी बनाता है। आपको दोनों बातों को याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, बेसाल्ट दोनों जगह बेसाल्ट है, एक यही रूपांतरित होकर एक बार एम्फीबोलाइट बनाता है, यही बेसाल्ट एक बार रूपांतरित होकर सिस्ट चट्टान का भी फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अवसादी चट्टान से बना रूपांतरित चट्टान, अब अवसादी चट्टान रूपांतरित होकर किस चट्टान का फॉर्मेशन करेगा, तो उसी तरह से सैल एक अवसादी चट्टान है, यह रूपांतरित होकर स्लेट बनाता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, यह रूपांतरित होकर संगमरमर बनाएगा। बलुआ पत्थर भी एक आपका अवसादी चट्टान है, वह रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनाएगा। बिटुमिनस कोयला भी एक अवसादी चट्टान है आपका, और यह रूपांतरित होकर ग्रेफाइट और हीरा बनाता है। देखिए हीरा, डायमंड, हीरा भी क्या है, एक प्रकार का चट्टान है, और यह कैसा चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक है। और कभी कभी रूपांतरित चट्टान खुद कन्वर्ट होकर नया रूपांतरित चट्टान बनाता है, जैसे रूपांतरित चट्टान से बना स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, यह फिर रूपांतरित होकर क्या बनाता है, फाइलाइट बना देता है। गैब्रो खुद एक रूपांतरित चट्टान है, यह खुद पुनः रूपांतरित होकर सरपेंटाइन बनाता है। फाइलाइट एक रूपांतरित चट्टान है, और यह पुनः रूपांतरित होकर सिस्ट बना देता है। तो यह जो टेबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टेबल को बना लीजिए अच्छी तरह से, इसको लर्न कर लीजिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको, और वह इन्फॉर्मेशन से आपको श्वेत संगमरमर के बारे में और डायमंड के बारे में। हम श्वेत संगमरमर की चर्चा करते हैं, और वह श्वेत संगमरमर आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। यह श्वेत संगमरमर जहाँ पाया जाता है वह राजस्थान में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है संगमरमर, राजस्थान में पाया जाता है। और आपको यह जानकारी होगा कि ताजमहल का निर्माण जो है, ताजमहल का निर्माण श्वेत संगमरमर से किया गया है। और यह जो ताजमहल में जो श्वेत संगमरमर लगा हुआ है वह जो है आपको कहाँ से लाया गया है, मकराना खान से। याद रखिएगा, मकराना खान से। और यह खान कहाँ है, राजस्थान में है, और राजस्थान में जयपुर के पास, जयपुर के पास अवस्थित मकराना खान से ही जो श्वेत संगमरमर निकला है, और उसी श्वेत संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया है। समझ में आ रही बात। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, मकराना खान को याद रखना है। मकराना खान से जो श्वेत संगमरमर निकला उसी से ये ताजमहल बना। उसके बाद जो डायमंड की बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं, तो देखते हैं भारत में हीरा की खानें कहाँ कहाँ हैं। भारत में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हीरा की खान, भारत की बात करते हैं, हीरा की खान की चर्चा करने जा रहे हैं, तो भारत में जो हीरा की खान है, 3 प्रमुख खाने हैं। 3 भारत में हीरा की 3 प्रमुख है खाने। पहला खान पन्ना है, दूसरा खान है आपका देवभोग, और तीसरा जो खान है गोलकुंडा खान, गोलकुंडा खान। तो अब भारत में हीरे की, डायमंड के जो है 3 खाने हैं, और वह पहला खान जो है पन्ना खान है आपका, दूसरा खान है देवभोग खान है, और तीसरा खान जो है आपका गोलकुंडा खान है आपका। तो ये सवाल उठता है कि सर ये पन्ना खान कहाँ पर है, तो यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। आपको सवाल उठता है कि यह देवभोग खान किस स्टेट में है, तो यह आपको छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है सर, छत्तीसगढ़ में है। और गोलकुंडा खान कहाँ पर है सर, तो यह आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, पन्ना जो है एमपी में है, देवभोग छत्तीसगढ़ में है, और गोलकुंडा खान जो है आंध्र प्रदेश में है। और भारत में जो है सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक जो हीरे का उत्पादन जो होता है, सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए सर, भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन देवभोग खान से होता है, जो छत्तीसगढ़ में है। तो देवभोग खान से भारत में जो है सर्वाधिक हीरे का प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ से जो हीरे निकलते हैं खान से, वह कच्चा हीरा होता है। कौन सा हीरा होता है सर, कच्चा हीरा होता है, और उसमें शाइनिंग
नहीं होती है। और इसको तराशने के लिए जो है, इसको पॉलिश करने के लिए, तराशने के लिए कहाँ भेजा जाता है सर? सूरत भेजा जाता है। और कहाँ भेजा जाता है? मुंबई। सूरत और मुंबई में भेजा जाता है आपको देवभोग खान से निकले हुए हीरे को तराशने के लिए। ठीक है, आपको तो याद रखना होगा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ से होता है? तो वह देवभोग खान छत्तीसगढ़ से होता है। और आपने एक बहुत कीमती हीरा का नाम सुना होगा, वह हीरा है आपका कोहिनूर हीरा। अब सवाल उठता है, कौन सा हीरा सर? कोहिनूर हीरा। और यह हीरा जो है कहाँ से निकाला गया था? तो यह हीरा, कोहिनूर हीरा, भारत के गोलकुंडा खान से निकाला गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह कोहिनूर हीरे का अपना एक इतिहास है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इतिहास है। और आज कोहिनूर हीरा भारत के पास नहीं है, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, यह लंदन में है। आपका कोहिनूर हीरा हमारा है आपका। तो देखिए, यह कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत में जो कोहिनूर हीरा पहले गोलकुंडा खान से निकला, वह पहले भारतीय राजाओं के हाथों में रहा। और भारतीय राजाओं से चलता हुआ वह हीरा आपका दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुए थे, वह शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उनका? अलाउद्दीन खिलजी। तो यह भारतीय राजाओं के हाथों से चलता हुआ यह कोहिनूर हीरा आपको दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश था, और खिलजी वंश के एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके पास आया। और फिर यह दिल्ली सल्तनत में चला। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बने और दिल्ली सल्तनत के, और इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत पर जो है बाबर ने कब्जा कर लिया। और बाबर के हाथों में यह हीरा आ गया। किसके हाथों में आ गया? बाबर के हाथों में ये हीरा आ गया। और जिसकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया। किस में किया है? बाबरनामा में। इसकी चर्चा किस में किया गया? कोहिनूर हीरे की चर्चा बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किया है। बाबर के बाद यह हीरा जो है आपका इसके वंशज में चलता रहा, ट्रांसफ़र होता रहा, मुग़ल वंश में चलता रहा। और मुग़ल वंश में चलते चलते यह एक विदेशी आक्रमणकारी था, जिसका नाम था नादिर शाह। जिसका नाम था क्या सर? नादिर शाह था। और यह हीरा जो है आपका किसको? नादिर शाह के हाथों में चला गया। और नादिर शाह ने इस हीरे को लेकर भारत से बाहर चला गया। ठीक है, और फिर इस हीरे को नादिर शाह से कौन लिया? नादिर शाह से ग्रहण कर लिया। किसने? शाह सूजा ने। किसने लिया? शाह सूजा ने लिया। और शाह सूजा को पराजित करके यह हीरा कौन लिया? रणजीत सिंह, पंजाब के शासक। किसके हाथों में आ गया? रणजीत सिंह के हाथों में। किसके हाथों में आया? रणजीत सिंह के हाथों में आया। और रणजीत सिंह के बाद यह हीरा इसके पुत्र दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह के हाथों में गया। और दिलीप सिंह से यह हीरा किसके पास आ गया? अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो देखिए, यह भारत में जो है कोहिनूर हीरा का जो है किस तरह से चक्र चला। तो भारत में कोहिनूर हीरा सबसे पहले जो है आपका गोलकुंडा खान से निकला, भारतीय राजाओं के हाथों में चलता हुआ अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आया। अलाउद्दीन से बाबर के हाथों में आ गया मुगल वंश में। फिर नादिर शाह लिया, नादिर शाह से शाह सूजा के हाथों में, फिर रणजीत सिंह है, फिर दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से फिर अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। और अंग्रेज़ों के हाथों में चलते चलते यह हीरा कहाँ पहुँच गया? लंदन पहुँच गया। तो यह था भारत में कोहिनूर हीरा जो मिला, उसका इतिहास था। तो डियर स्टूडेंट, चट्टान चैप्टर में इतना ही है। अब हम आपसे मिलते हैं पुनः आपसे अगले वीडियो में। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।